दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1914 यानी कि पहले विश्व युद्ध के शुरू होने तक पूरी दुनिया का 83% हिस्सा यूरोप के कंट्रोल में था। इस पूरे एम्पायर का सबसे बड़ा एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर माना जाता था, जो दुनिया के 25% यानी 1/4 हिस्से पर कब्जा करके बैठा था। इस कहानी में अफ्रीका का भी जिक्र आता है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो अलग अलग तरह के कल्चर से भरा हुआ था और जिसे सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर अंदर यूरोप ने अपने कब्जे में करके आपस में बांट लिया। अफ्रीका की कहानी सचमुच में हमें यूरोप की कॉलोनाइजेशन हिस्ट्री और उनके प्रोपेगेंडा के बारे में काफी कुछ सिखाती है, और आज इसी के बारे में हम जानेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूं तो अफ्रीका के साथ भारत के अलावा कई सिविलाइजेशन का कॉन्टैक्ट रहा था। ब्रिटिश, डच और फ्रेंच लोगों ने भी यहाँ पर कदम जमाए हुए थे, लेकिन सभी का एक्सेस यहाँ के समुद्र के किनारे के पोर्ट्स के साथ होता था। यहीं से यूरोप के लोग सोने से लेकर टिम्बर और यहाँ तक कि स्लेव्स का भी व्यापार किया करते थे। लेकिन फिर भी अफ्रीका का ज्यादातर अंदरूनी हिस्सा फ्री था और किसी के भी कब्जे में नहीं था। जिस भी एम्पायर ने अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों को कैप्चर करने की कोशिश की थी, उसके हाथ बर्बादी लगी, और इसका एक बड़ा कारण था मलेरिया। इन इलाकों में जाते ही व्हाइट लोग मलेरिया का शिकार होकर मर जाते थे। इस वक्त दुनिया में और भी काफी कुछ हो रहा था। 1776 में अमेरिका ने अपनी इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी थी। हाइती में फ्रेंच लोगों को स्लेव्स ने हराकर भगा दिया था, और साउथ अमेरिका से भी स्पेनिश इन्वेडर्स को जाना ही पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर खुद यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें फ्रांस के राजा ने जनता को जान से मार दिया था। और बहुत सी लड़ाइयों के बाद अब फाइनली नेपोलियन ने वहां पर अपनी डिक्टेटरशिप कायम कर ली थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले सभी यूरोप के देश आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन अब इस रेवोल्यूशन के बाद बाकी एम्पायर्स के राजाओं को भी ये डर सताने लगा कि कहीं उनके देश की जनता भी उनके खिलाफ ऐसा कोई विद्रोह ना कर दे। इसलिए सभी ने जंग को छोड़कर डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया, और यूरोप के कई देश आपस में कोलैबोरेट करने लगे थे। ये भी आगे जाकर अफ्रीका में उनके काम आया। जब फाइनली फ्रेंच लोगों ने मलेरिया की वैक्सीन बना ली, तब जाकर एक छोटे से देश बेल्जियम के राजा किंग लियोपोल्ड II के अंदर ये हिम्मत आई कि वह अफ्रीका की इन इनलैंड्स को कॉलोनाइज करे। इसके लिए उन्होंने अपने ट्रूप्स भी तैयार कर लिए थे, और कुछ हद तक वो शुरुआत में वहां पर एडवांटेज भी गेन करने लगे थे। लेकिन तभी बाकी यूरोपियन पावर्स को भी समझ आ गया कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस बार ये सभी पावर्स आपस में इस इलाके के लिए लड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए साल 1844 में बर्लिन में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सारी यूरोपियन पावर्स के नुमाइंदे मौजूद थे। और इस बैठक में सभी ने तय कर लिया कि कौन सा देश किस इलाके पर कब्जा कर सकता है। सोचिए, अभी तक किसी भी आर्मी के ट्रूप्स वहां पर नहीं है, और ना ही इनके पास लालच के अलावा अफ्रीका पर कब्जा करने की कोई वजह है। फिर भी ये सभी देश एक कमरे में बैठकर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट को आपस में बांट रहे हैं। इस मीटिंग के खत्म होने तक किंग लियोपोल्ड के बेल्जियम को कॉन्गो का इलाका मिल चुका था, फ्रांस को अल्जीरिया और इथियोपिया के इलाके, ब्रिटिश एम्पायर के पास साउथ अफ्रीका और उसके नॉर्थ के कुछ प्रदेश थे, और डच के पास साउथ वेस्टर्न अफ्रीका के प्रदेश। इस पूरी लड़ाई में अफ्रीका के लोगों के पास इन यूरोपियन पावर्स का मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं था। सभी ट्राइब्स छोटे छोटे एरियाज को कंट्रोल करती थी। साथ ही यूरोपियंस के पास गन्स और मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स थी, जिन्होंने उन्हें कमाल की एडवांटेज दी। हथियारों के अलावा भी यूरोप में कमाल की साइंटिफिक क्रांति चल रही थी, जिसने स्टीम बोट्स को जन्म दिया। यानी कि अब यूरोपियंस को अफ्रीका तक का सफर करने के लिए हवा या मौसम पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं थी। वो इन्हीं स्टीम बोट्स के सहारे जब चाहे वहां आ जा सकते थे। स्टीम बोट्स के अलावा अगर हम ये देखें तो अब रेलवे भी बहुत पॉपुलर हो रही थी, और इन रेलवेज की वजह से लूटे जा रहे सामान और नेचुरल रिसोर्सेज को पोर्ट तक पहुंचाना आसान था, जहां से शिप्स इन्हें यूरोप तक ले आती थी। टेलीग्राफ जैसी टेक्नोलॉजी के आने से कम्युनिकेशन भी काफी आसान हो गई, जिस वजह से यूरोप में बैठे बैठे ही कॉलोनियल मास्टर्स अब अपने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस पहुंचा सकते थे, और इन सभी चीजों ने कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस को आसान बना दिया। अगर हम इस समय गौर करें तो भारत के लिए भी सब सच था। अंग्रेजों का असल राज भारत पर तभी हुआ जब उनके पास ये सभी मॉडर्न मेथड्स आ गए थे, वरना वो भी इतने बड़े देश को शायद कंट्रोल ना कर पाते। लेकिन ये कॉलोनाइजेशन एक एलिमेंट के बिना पूरी नहीं हो सकती थी। अगर हम आज कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री को देखें तो यूरोपियंस हमें लालची दरिंदों की तरह नजर आते हैं, जो दुनिया भर के देशों के रिसोर्सेज को लूट रहे थे।
लेकिन आप खुद ही सोचिए कि क्या कोई खुद को कभी स्टोरी का विलन मान सकता है? इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान भी खुद को इस बात के लिए राजी कर लेता है कि वो जो कर रहा है भले के लिए ही कर रहा है। और यूरोपियंस ने भी ऐसा ही किया। यूरोपियंस के हिसाब से वो इन जगहों पर कब्जे नहीं कर रहे थे, बल्कि वो यहाँ पर सभ्यता को ला रहे थे। क्योंकि यूरोप के हिसाब से तो यूरोप के बाहर के सभी लोग अनपढ़, गंवार और जंगली किस्म के थे, जिन्हें वो पूरी तरह से इंसान भी नहीं मानते थे। यूरोपियंस को लगता था कि वो दुनिया के सबसे सभ्य लोग हैं और बाकी सभी जगह अराजकता फैली हुई। इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए उन्होंने कई सारे मेथड्स भी खोज निकाले थे। जिस वक्त अफ्रीका को कॉलोनाइज किया जा रहा था, उसी वक्त चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश की थी, जिसने हमें समझाया था कि किस तरह सभी जीव एक ही कॉमन एंसेस्टर से आए हैं और उसके बाद सब अलग अलग तरह से इवॉल्व हुए हैं। इसी थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए कॉलोनाइजर्स ने आर्ग्यू किया कि क्योंकि यूरोपियंस के पास ही सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, इसीलिए वो इंसानों की सबसे इवॉल्व फॉर्म है और बाकी जितनी भी रेसेस हैं वो सभी अभी इवॉल्व नहीं हुई हैं। इस आर्ग्यूमेंट से उन्होंने दो निष्कर्ष निकाले। पहला तो यही था कि यूरोपियन वाइट लोग इंसानों की सबसे इवॉल्व स्पीशीज हैं, जिस वजह से वो साइंस, लिटरेचर और फिलॉसफी में भी आगे हैं, जबकि इंसान की बाकी रेसेस आज भी बस बाकी की तरह की प्रिमिटिव सुखों में लीन हैं और सिर्फ एक दूसरे का खून करने में बिजी हैं। इस थियरी से उन्होंने दूसरा निष्कर्ष ये निकाला कि अब ये यूरोप के वाइट लोगों की जिम्मेदारी है कि वो दुनिया को एक सभ्य समाज बनाएं और इन सभी लोगों को रूल ऑफ लॉ के तहत जीना सिखाएं। इसी को बाद में जाकर व्हाइट मैन्स बर्डन भी कहा जाने लगा। डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरी को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हुए कॉलोनाइजर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जिसके ऊपर कम ही लोगों का ध्यान जाता है, और वो ये है कि इन कॉलोनाइजर्स के बच्चे और जो पोते थे, उन्होंने अब इन बातों को प्रोपेगेंडा के तौर पर नहीं बल्कि फैक्ट्स के तौर पर स्वीकार करना शुरू कर दिया। यूरोप के लोगों को ये सभी कुछ स्कूल में पढ़ाया जाने लगा। इसके ऊपर कई सारे साइंटिफिक पेपर्स लिखे गए। कई लोग तो फील्ड में जाकर नॉन वाइट लोगों के कंधों से लेकर फेस तक के मेजरमेंट्स लेते थे और ये बताने की कोशिश करते थे कि क्यों ये लोग इवॉल्व ना हो पाने के कारण इतने अलग हैं। एम्स्टरडैम सहित कई सारे यूरोपियन शहरों में जो जू होते थे, उनमें ब्लैक लोगों को जानवरों की तरह रखा जाता था और स्कूल के बच्चे आकर उन्हें ऐसे देखते थे जैसे आज हम वहां पर जानवरों को देखते हैं। कॉलोनाइजर्स ने इस एक टेक्निक से अपनी आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी जहर भर दिया कि वो श्रेष्ठ हैं और बाकी सभी लोग उनसे नीचे हैं। आज भी हम ये चीज देखते हैं जब यूके में लोग ब्रिटिश राज को डिफेंड करते हैं। कई सारे प्रो राज हिस्टेरियंस ऐसे हैं जो इन सभी तरह के झूठ पर विश्वास करते हैं और ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने उस वक्त जो भी किया वो इन सोसाइटीज को सिविल बनाने के लिए किया, वरना तो ये आपस में लड़कर मर जाती। इस पॉइंट को हाईलाइट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये बात ये भी दर्शाती है कि कॉलोनाइज होने का ये मतलब नहीं है कि कोई विदेशी ताकत आपके देश में आकर बैठ गई है, बल्कि कॉलोनाइज होने का ये मतलब भी है कि उन्होंने आपके दिमाग और आपकी सोच पर ही कब्जा कर लिया है और अब आप खुद ही ऑटोमेटिकली अपने आप को उनसे कम समझने लगे। अगर भारत की बात की जाए तो आज के टाइम में आप जितना ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए पाए जाते हैं, समाज आपको उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। जबकि अगर हम फ्रांस या बाकी यूरोपियन देशों की तरफ जाएं तो वो विदेशी कल्चर को तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कभी खुद के कल्चर को नीची नजर से नहीं देखते। इसमें बस यही फर्क है कि अफ्रीका और भारत को कॉलोनाइज किया गया था और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश कॉलोनाइजर्स थे। इसलिए बात चाहे अफ्रीका की हो रही हो, लेकिन हमें उसमें भारत के इतिहास और उसके वर्तमान की कुछ झलकें भी साफ देखने को मिलती हैं। आपको क्या लगता है, यूरोपियन देशों ने जो लूट पूरी दुनिया मचाई थी उसके लिए उन्हें फाइनेंशियली अब पे बैक करना चाहिए क्या? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।